अस्सलाम वालेकुम। जी, आज ऑटोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोक्रेसी जो है वो फ़ॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जो है वो आमरियत आमरियत कहते हैं इसको उर्दू में, यानी कि आमराना हुकूमत, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, यानी कि एक बंदे की हुकूमत कह लें, ठीक है, आम लफ्ज़ों में, कि जिसमें एक बंदे की हुकूमत हो। अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन सी है? अब ऑटोक्रेसी जो है ये है पाई जाती जो स्ट्रॉन्ग ऑटोक्रेटिक स्टेट है वो चाइना है, और उसके बाद ईरान, और उसके बाद रशिया। रशिया डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे प्यूटिन हो गया और ईरानियन जितने लीडर्स हैं ये ऑटोक्रेट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब ऑटो ऑटो जो ऑट ऑटो जो अथॉरिटेरियनिज़्म है, जो आमरियत जो है वो हुकूमत, इसमें ये होता है कि जो है वो आते तो जो लीडर्स हैं वो उसकी आवाम की सपोर्ट से ही आते हैं, लेकिन जो जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर ये जो अपने पर्सनलाइज्ड इंटरेस्ट जो है वो जो उनको फेवर करते हैं या उनको समझ आते हैं वो ले लेते हैं। उसका जो आवाम पे या मैसेज पे जो इम्पैक्ट होगा उसको वो केयर नहीं करते। अब डेमोक्रेसी अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी जो है वो इसकी अहमियत जो है वो कभी भी ना डाउन हो सकती है, हाँ डिक्लाइन हो जाती है कुछ स्टेट्स में, जैसे अमेरिका में डिक्लाइन हुई थी, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो ऑटोक्रेसी को हमेशा जो है वो बीट अप कर देती है। ओके, अब देखा जाए, अगर हम ईरान के केस को देखते हैं, हम अगर ईरान का केस देखा जाए, जब सितंबर 2022 के अंदर महसा एमनी वाला केस हुआ था, जिसमें जो है वो गश्ते इरशाद जो है वो उनका ईरान की जो है वो एक जो आप कह लें कि जिसमें महसा में ये हुआ था कि इसकी जो है ना वो कंट्रोवर्सी हुई थी हिजाब को लेके, कि वो हिजाब नहीं लिया। तो ये अथॉरिटेरियन स्टेट की जो है वो एक कह लें एक ऐसा नॉर्म है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं देखना कि मैसेज की क्या नुकसानात पहुंच रहे हैं या मैसेज के ये हक में है भी या नहीं, तो उसको कत्ल कर दिया गया था। और इसके बाद जब 2009 से 2019 तक जो है ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स देखने को मिले थे, और जब महसा एमनी का केस हुआ था बहुत प्रोटेस्ट्स हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। उस प्रोटेस्ट्स का मतलब ही ये था कि जो आवाम है, जो जनरल मैसेज हैं, उनमें अवेयरनेस आ रही है, डिजिटल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस उनके अंदर आ रही है। उनको पता चल रहा है कि उनके रूल, उनके राइट्स क्या हैं, और जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं वो उनके वो राइट्स खा रही हैं, या मतलब उनके राइट्स पे जो है ना वो उनको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे। तो बहुत से प्रोटेस्ट हुए थे जो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ईरान में भी लोगों में बहुत अवेयरनेस आ रही है, और वो इस चीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं कि अथॉरिटेरियन स्टेट्स जो है वो ह्यूमंस के राइट्स को इस तरह जो है ना वायलेट नहीं कर सकती। इसी तरह ईरान का ही था, 2009 से 2019 तक ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन पे थी। उसके अलावा जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो ये जब जो लोगों का जो है इसमें ईरान के अंदर जो है वो अपने हक के लिए बोलना या प्रोटेस्ट करना, वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ऑटोक्रेसी जो है वो लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, और कमिंग ईयर्स में ये जो है ईरान जो है वो ऑटोक्रेटिक जो हुकूमत है उसको जो है वो गिरा देंगे। अब फ्रांसिस फ्यूक्यूयामा ये बोलते हैं कि जब किसी कंट्री के अंदर ऐसा होता है कि प्रोटेस्ट हो जाते हैं, जब किसी कंट्री के अंदर लोगों में डिस्ट्रेस होता है तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो इंडिकेशन है कि वो उस स्टेट के अगेंस्ट है। उनको समझ आ गई है कि ये स्टेट जो है वो उनके राइट से भी ज़्यादा वो अपनी जो है वो इंटरेस्ट और अपनी जो है रूल्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं बजाय के मैसेज के, हालांकि वो मैसेज के थ्रू आए होते हैं। जी, ये था ईरान का केस। अगर हम चाइना के केस, तो चाइना सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ऑटोक्रेटिक स्टेट्स है, लेकिन अब चाइना में देखा जाए तो ऑटोक्रेसी को जो है वो ऑटोक्रेसी को आप ये कह लें कि क्या जो है वो सेटबैक्स चाइना को मिले हैं, या डेमोक्रेसी को क्यों जो है वो फ्लरिश करेगी या कमिंग ईयर्स में।
तो या कैसे जगह बन सकती है। देखिए इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ था जब चाइना में, और लोगों के अंदर बहुत मिसट्रस्ट हुआ था, मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा डिसमल कंडीशन में रहे। उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक वजह बनी जिसमें लोग, चाइना के लोगों को जो है वो अपने जो है वो इन सारी सिचुएशंस की वजह से चाइना के पीपल में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है सोशल। अगर सोशल कॉन्शियसनेस के बारे में देखा जाए तो प्रोटेस्ट हुए थे 2022 में चाइना में। ये इस चीज़ का ही इंडिकेशन है कि चाइनीज़ पीपल को भी अब अपने जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टेट्स के जो है ना वायलेटेड एक्शंस जो है ना वो उनकी समझ आना शुरू हो गई है। जैसे एंटी ज़ीरो कोविड पॉलिसी, ये भी इस चीज़ का इंडिकेशन है। देखिए लोगों को पता है कि जो है वो किस तरह अपने जो है ना राइट्स को लिया जा सकता है। और इकोनॉमिक टर्बुलेंस, देखिए अब चाइना जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग ऑटोक्रेटिक स्टेट्स है, लेकिन चाइना के अंदर भी अब जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो इमर्ज हो रही है जिससे ये पता चल रहा है कि अब जो है वो चाइना मज़ीद जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टेट्स जो है ना उनकी जो है ना वो चीज़ों को समझ पाएगा और उनको जो है वो आइंदा अपने हकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए बोलेगा। और ये जब भी कोई ह्यूमन्स राइट्स जो है वो प्रॉपरली प्रैक्टिस्ड होते हैं कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर, तो वो डेमोक्रेसी की फ्लरिशमेंट का ही आगाज़ होता है। अच्छा, अगर देखा जाए यूएस के अंदर भी हुआ था, डेमोक्रेटिक डिक्लाइन हुआ था। उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ गई थी, कनेक्टेड कैपिटलिज्म आ गया था, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आ गई थी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आ गई थी, ट्रम्पिज़म आ गया था। ये डिक्लाइन था डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का यूएसए के अंदर 21st सेंचुरी के सेकंड डिकेड में। लेकिन चाइना जो है वो अब दोबारा से जो है वो उसने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को जो है वो बहुत स्ट्रांगली रिहेबिलिटेट किया है। और अब जो है वो इकोनॉमिक जो है अगेन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इक्वालिटी पे दी जा रही है, मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है स्पेशली मिडिल क्लास तबके को। अच्छा, और अब जो है वो लास्ट जो है वो है रशिया। अब रशिया जो है देखा जाए, रशिया डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक स्टेट्स है। जो प्यूटिन है वो पीपल्स का ही मतलब लोगों ने ही उसको जो है ना वो सेलेक्ट किया है। लेकिन ऑटोक्रेटिक इस मामले में अगर देखें वो जो है वो इस पर संक्शंस है, ठीक है, उस पर इकोनॉमिक संक्शंस है जिसकी वजह से उसका कंट्री जो है वो नई इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ कर पा रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस तरह की अचीव नहीं कर पा रहा इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ कर पा रही हैं। तो उसकी मैसेज को ये समझ आ रही है, उसके लोगों को ये समझ आ रही है कि इस कंट्री जो है ये इस तरह की खाम-खा के जंगे और इस तरह के रवैये की वजह से सैंक्शंस लगवाता है। सैंक्शंस लगवाने के बाद फिर इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही जैसे इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। तो लोगों को इस चीज़ की बहुत अच्छे से जो है समझ आ रही है और वो डिस्ट्रेस फेज़ में है और इसी चक्रों में जो है वो उनको अपने जो राइट्स हैं वो वायलेट होते भी नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत अनकरीब जो है वो लोग इस चीज़ को अच्छे से जान जाएंगे और मज़ीद इस तरफ जो है वो अपनी आवाज़ें उठाना शुरू करेंगे। तो होपफुली जो है वो डेमोक्रेसी जो ही है जो हमेशा ऑटोक्रेसी को बीट करती है। तो असल जो है मेन चीज़ के ऑटोक्रेसी जो है वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहती इन टुडेज़ वर्ल्ड, इन टुडे मॉडर्न वर्ल्ड। ऑटोक्रेसी जो है वो एक बहुत ही आमरियत पसंदाना हुकूमत है जो कि ह्यूमंस के राइट्स इनको जो है वो बैक सीट करके जो सेंट्रलाइज्ड और डिक्टेटरशिप जो है वो उसकी जो है ना प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि आज के दौर में लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर है। उसमें बहुत बड़ा हाथ मीडिया का है, अवेयरनेस है, ये कैंपेन्स जो चलती है मीडिया पे। उसके अलावा अवेयरनेस जो है ना लोगों में पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब जो है ऑटोक्रेसी जो है ना वो इन डेंजर ही है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर असल में डेमोक्रेसी का ही है। तो जो कंट्रीज़ जो है वो डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को स्ट्रॉन्गली जो है वो अडॉप्ट करती हैं, तो वो जो है वो वही डेवलप करती हैं, वही फ्लरिश करती हैं। और जिन कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को सही तरह फ्लरिश नहीं किया, सही तरह उनके नॉर्म्स को जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो जो है डिक्लाइन में जा रही हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑटोक्रेसी एंड यू कैन से डेमोक्रेसी का रिलेशन क्या है या कौन सी गवर्नमेंट बेहतर है या किन कंट्रीज़ में जो है ऑटोक्रेसी ज़्यादा चल रही है, तो उनका नुकसान क्या है। और अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है और वो डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करेंगे इन फ्यूचर। और डेमोक्रेसी
की ही नॉर्म्स को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। यही एक वजह है कि डेमोक्रेसी जो है वो फ्यूचर जो है वो उसका ब्राइट है, और ऑटोक्रेसी जो है वो नो डाउट प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट तो डिक्लाइन हो ही रही है, फ्यूचर में इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, ये वैनिश्ड हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।